दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं टी.एस. इलियट की पोयम जर्नी ऑफ द मैगी के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। उन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से, जहाँ पे उन्होंने फिलॉसफी और लिटरेचर पढ़ी थी। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ाई की है, जहाँ पे उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की है फिलॉसफी में। दोस्तों, इलॉयट एक पोएट, एसेइस्ट, प्लेराइट और एक लिटरेरी क्रिटिक थे। उनके फेमस वर्क रहे हैं द वेस्टलैंड, जो कि पब्लिश हुआ था 1922 में, जो कि एक मॉडर्निस्ट मास्टरपीस है जो एक्सप्लोर करता है पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के डिल्यूजमेंट को। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा उनका फेमस वर्क रहा है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक, जो कि पब्लिश हुआ था 1915 में, जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो दिखाता है एक इंसान की इनर कन्फ्लिक्ट को और एलियनेशन को। इसको भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा फोर क्वार्ट्रेस, जो कि पब्लिश हुआ था 1943 में, जो कि एक मेडिटेटिव स्पिरिचुअल पोयम है टाइम, फेथ और इटर्निटी के बारे में। इसके अलावा उनका फेमस प्ले है मर्डर इन द कैथेड्रल, जो कि पब्लिश हुआ है 1935 में, जो एक्सप्लोर करता है स्पिरिचुअल थीम्स को। दोस्तों, जर्नी ऑफ द मैगी पब्लिश हुई है 1927 में, जो कि पार्ट है क्रिश्चियन पोएट्री का। दोस्तों, टी.एस. इलियट फ्रेगमेंटेड स्टाइल में लिखा करते थे। उनके थीम हुआ करते थे एलियनेशन, स्पिरिचुअल क्राइसिस, सर्च फॉर मीनिंग इन अ ब्रोकन वर्ल्ड, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड ट्रेडिशन एंड न्यू बिलीफ, टाइम, डेथ और रीबर्थ। जर्नी ऑफ मैगी में इलियट ने यूज करा है हिस्टोरिकल जर्नी का एज अ मेटाफॉर फॉर स्पिरिचुअल स्ट्रगल एंड ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, टी.एस. इलियट कन्वर्ट हो गए थे एंग्लिकन क्रिश्चियनिटी में इन 1927, जिसकी वजह से उन्होंने इन्फ्लुएंस्ड होकर अपना काम लिखा है जर्नी ऑफ द मैगी और फोर क्वार्ट्रेट्स। इस वर्क को उन्होंने पब्लिश करा है फेबर एंड फेबर में इन लंदन। अपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी उन्होंने इसको लिखा है। दोस्तों, टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में इन 1948 अपने आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जो उन्होंने पोएट्री में दिया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये पोएम पब्लिश हुई है 1927 में और ये पहली बार अपीयर हुई थी उनके पोएट्री कलेक्शन एरियल पोएम्स में, जिसके जो थीम है उसमें मल्टीपल लेयर ऑफ मीनिंग है। इसके जो प्राइमरी थीम है वो है स्पिरिचुअल जर्नी, ट्रांसफॉर्मेशन, बर्थ, डेथ, एलियनेशन, स्ट्रगल और सेक्रीफाइस। इस पोएम में टोटल 5 स्टैंजास है और टोटल 42 लाइन्स है। इस पोएम में फ्री वर्स का यूज किया गया है। इस पोएम का मूड हार्श, ब्लीक, वेवरी, टेंस, एंशियस, रिलीफ, वंडर है, रिफ्लेक्टिव, स्पिरिचुअल, एलियनेटेड है। इसमें जो मीटर है वो इरेगुलर मीटर है। चलिए अब इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन पढ़ के समझते हैं। पोएम की शुरुआत में स्पीकर बोलते हैं, अ कोल्ड कमिंग वी हैड ऑफ इट, जस्ट द वर्स्ट टाइम ऑफ द ईयर for a journey, and such a long journey, the waves deep and the weather sharp, the very dead of winter। दोस्तों, इस पोएम में मैगी नाम के शख्स का जिक्र किया गया है, जो इस पोएम का स्पीकर है, जो एक वाइस मैन है जो डिस्क्राइब कर रहा है अपनी जर्नी को, अपने सफर को। वो सफर जो बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो ये बता रहा है इन लाइनों में कि सर्दी काफी तेज थी, रास्ता खतरनाक और लंबे सफर के लिए बिल्कुल बेकार सीजन था ये, क्योंकि विंटर था और उसमें एक्सट्रीम ठंड थी। वो बताता है कि जो रोड्स थी विंटर में वो काफी ज्यादा रफ और डेंजरस थी। आगे वो बोलते हैं, एंड द कैमल स्केल्स सॉर फुटेड रिफैक्ट्री लाइंग डाउन इन द मेल्टिंग स्नो। इन लाइनों में वो बोल रहे हैं उनके जो कैमल्स हैं वो भी बहुत सफर कर रहे थे, उसके पाँव में दर्द कर रहा था, स्टबन भी थे वो कुछ, और कभी कभी बस बर्फ में ही लेट जाते थे। आगे वो बोलते हैं, देयर वर टाइम्स वी रिग्रेटेड द समर पैलेसेस ऑन स्लोप एंड टेरेसेस एंड द सिल्कन गर्ल्स ब्रिंगिंग शरबत। अब इन लाइनों में वो कह रहे हैं कि सफर के दौरान उन्हें कंफर्ट और लग्जरी की भी याद आई, जैसे गर्मियों का वो महल जहाँ पे टेरेसेस था और लड़कियां जो है उनके लिए शरबत लेकर आती थी। ये सब उन्हें अब रिग्रेट लग रहा है। तो अब वो कुछ यादों को याद कर रहे हैं जब वहां पे उन्हें कंफर्ट मिला था।
लेकिन अब विंटर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे स्पीकर बोलते हैं, देन द कैमल मैन कर्सिंग एंड ग्रैम्बलिंग। इन लाइनों में वो कह रहे हैं जो कैमल वाले लोग रास्ते में गुस्सा कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे, सफर से वो लोग खुश नहीं थे। आगे कहते हैं, एंड रनिंग अवे एंड वांटिंग देयर लिकर एंड वुमेन। यानी कि कभी कभी ये लोग अपना काम छोड़कर शराब और औरतों की तलाश में चले जाते थे। ये दिखाता है कि सफर कितना ज्यादा मुश्किल था और वो उस सफर से कितने ज्यादा इफेक्ट हो रहे थे। आगे कहते हैं, एंड द नाइट फायर्स गोइंग आउट एंड द लैक ऑफ शेल्टर्स एंड द सिटी हॉस्टाइल एंड द टाउन्स अनफ्रेंडली। इन लाइनों में वो कह रहे हैं कि रात को आग बुझ जाती थी और कहीं आराम करने के लिए जगह भी नहीं मिलती थी। सफर बहुत ही अनकंफर्टेबल और रिस्की था। शहर और टाउन्स वाले लोग दोस्ताना नहीं थे, वो लोग फ्रेंडली नहीं थे, वेलकमिंग नहीं थे। उन्होंने मुसाफिर को, यानी कि जो ट्रेवलर्स है, उनको मुश्किल में डाला क्योंकि वो लोग फ्रेंडली नहीं थे। आगे स्पीकर कहते हैं, एंड द विलेज इज डर्टी एंड चार्जिंग हाई प्राइसेस। यानी कि जो गांव जो है वो काफी ज्यादा गंदा था और वहां के जो विलेजेस थे उसमें ट्रैवलर्स से काफी ज्यादा पैसे चार्ज करे जा रहे थे खाने और रुकने के लिए। आगे वो बोलते हैं, a hard time we had of it. At the end we preferred to travel all night. यहाँ वो बोल रहे हैं कि मैगी कहते हैं कि सफर सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। सफर के अंत में उन्होंने डिसाइड किया कि रात को चलना ज्यादा आसान है, रुकने से बेहतर है। आगे कहते हैं, स्लीपिंग इन स्नैचेस विद द वॉइसेस सिंगिंग इन आवर ईयर्स सेइंग दैट दिस वाज ऑल फॉली। इन लाइनों में वो कह रहे हैं सिर्फ छोटी छोटी नींद ही मिली क्योंकि सफर बहुत ज्यादा डिमांडिंग था। उनके कान में आवाज आती रही जैसे कहती हो, ये सब कुछ बेकार है, ये सफर ही बेवकूफी का है। ये उनके डाउट और स्ट्रगल को दिखाता है। आगे स्पीकर कहते हैं, then at dawn we came down to temperate valley, wet below the snow line smelling of vegetation. यहाँ वो कह रहे हैं सुबह होते ही वो लोग एक माइल्ड और वार्म वैली में उतरते हैं जो स्नो के नीचे थी। वहां ग्रीनरी थी, प्लांट्स की खुशबू आ रही थी। थोड़ी राहत मिली। इतने मुश्किल सफर के बाद उन्हें थोड़ी सी वहां पे राहत मिली जब उन्होंने वो ग्रीनरी देखी, नेचर को देखा। आगे कहते हैं, with a running stream and water mill beating the darkness and the three trees on the low sky and an old white horse galloped away in the meadow. यहाँ वो कह रहे हैं वहां एक स्ट्रीम भी बह रही थी, वाटर मिल चल रहा था, तीन पेड़ हॉरिजॉन में दिख रहे थे और एक पुराना व्हाइट हॉर्स वहां पर घास में दौड़ रहा था। पिछले मुश्किल सफर से बिल्कुल अलग अब उन्हें एक नजारा देखने को मिल रहा था जहां पर शांति थी और एक नेचर की सीनरी थी। आगे वो बोलते हैं, देन वी केम टू अ tavern with wine leaves over the lintel, six hands at an open door dicing for pieces of silver and feet kicking the empty wine skins. इन लाइनों में वो कह रहे हैं कि फिर वो लोग एक टेवरिन पर पहुंचते हैं, यानी ये एक लॉज में पहुंचते हैं जहां वाइन लीव से डेकोरेशन थी। लोग डाइस खेल रहे थे पैसे के लिए और वाइन स्किन के साथ मजाक कर रहे थे। यानी कि एक ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइफ का सीन है जिसे कॉन्ट्रास्ट में दिखाया गया है स्पिरिचुअल जर्नी के। आगे स्पीकर बोलते हैं, बट देयर वॉज नो इंफॉर्मेशन एंड सो वी कंटिन्यूड एंड अराइव एट इवनिंग नॉट अ मोमेंट टू सून फाइंडिंग द प्लेस इट वॉज यू मे से सेटिस्फैक्ट्री। वो बोल रहे हैं कि उस जगह पर भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली, कोई डायरेक्शन या गाइडेंस नहीं मिली, इसलिए वो लोग आगे बढ़े। शाम तक उन्हें डेस्टिनेशन मिल गई। सेटिस्फैक्ट्री कहना टीएस इलॉयड का सटल वे है जो बताता है गोल तो मिल गया पर एक्साइटमेंट या सेलिब्रेशन नहीं मिली। ये उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रगल और उनकी थकान को फॉर सर्च ऑफ मीनिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आगे स्पीकर कहते हैं, ऑल दिस वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, आई रिमेम्बर एंड आई वुड डू इट अगेन बट सेट डाउन। मैगी इन लाइनों में कह रहे हैं कि उनका जो सफर है उसको याद करते हुए कि ये सब बहुत पहले हुआ था लेकिन यादें अभी भी जिंदा है। सारी तकलीफ के बावजूद वो कहते हैं कि वो ये सफर दोबारा भी करेंगे। अब वो एक इम्पोर्टेंट बात क्लियरली लिखना चाहते हैं। वो कहते हैं, दिस वर वी लेट ऑल दैट वे फॉर birth or death. There was a death, certainly. We had evidence and no doubt. यहाँ एक
डीप क्वेश्चन वो उठाते हैं। क्या हम इतनी दूर एक जन्म देखने आए हैं या किसी तरह की मौत के लिए आए हैं? वो कहते हैं कि हाँ, जन्म तो हुआ है, जीसस का जन्म, क्राइस्ट का जन्म, एंड इसमें कोई भी डाउट नहीं है उन्हें। और कहते हैं दिस बर्थ वॉज हार्ड एंड बिटर एगनी फॉर अस, लाइक डेथ आर डेथ, वी रिटर्न टू आवर places these kingdoms but no longer at ease here in the old dispensation with an alien people clutching their gods. I should be glad of another death. यहाँ वो कह रहे हैं कि पर ये जो जन्म है उनके लिए दर्दनाक था, बिल्कुल एक मौत जैसा। ये उनकी पुरानी सोच, पुराने जीवन या पुरानी दुनिया की मौत थी। सफर के बाद वो अपने राज्यों, अपने घरों में वापस लौट गए, लेकिन अब वो पुराने सिस्टम, पुराने बिलीफ में कंफर्टेबल नहीं थे। सब कुछ उनके लिए बदल चुका था। उनके आसपास के लोग अब भी पुराने देवताओं को पकड़ के बैठे थे, जो मैगी को अब एलियन यानी कि अनजान लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था और गलत लग रहा था। दोस्तों, ये जो लाइन है, आई शुड बी ग्लैड ऑफ अनदर डेथ, ये लाइन एक स्पिरिचुअल मीनिंग से भरी है। मैगी कहते हैं कि वो एक और मौत का स्वागत करेंगे, पुरानी आइडेंटिटी की पूरी तरह से खत्म होने और नए जीवन के लिए। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको टीएस अलर्ट के किसी और वर्क को समझना है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।